सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को। और आज देखें गुलाम वंश के शेष शासकों का शासन प्रशासन और उनके द्वारा की गई युद्ध और जो भी सुधार के कार्य हुए, किस प्रकार के निर्माण के कार्य हुए फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं गुलाम वंश के इस दूसरे वीडियो पर, जो दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। और साथ ही मैंने आपको बताया कि तुर्क शासन की शुरुआत हुई थी भारत में। तो चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो रजिया सुल्तान से लेकर आपको शमसुद्दीन के उमर तक है। बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक, दास वंश के संस्थापक, मामुलक वंश के संस्थापक से लेकर आज हम गुलाम वंश के अंतिम शासक बोले तो कैकुबाद और उसके पुत्र शमसुद्दीन कयौमर्स तक बोले तो 1290 तक जाएंगे। और इसके बाद गुलाम वंश की समाप्ति हो जाएगी आज के वीडियो में। और कल शुरू होगा खिलजी वंश का शासन। तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं इस वीडियो के शुरू से रजिया सुल्तान से। फ्रेंड्स रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। अगर हम बात करें शासन प्रशासन की, तो पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान मेडावली इंडिया में, मध्यकालीन भारत में। उनका कार्यकाल विद्रोहों से भरा रहा। 13 अक्टूबर 1240 को उसे उसके परिजनों ने मार डाला। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, परंतु चालीसा ने रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया, जो इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र था। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रजिया सुल्तान न सिर्फ दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, बल्कि इतिहास की पहली महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा पर आकर पुरुषों की भांति पोशाक धारण कर दरबार आयोजित किया। उसने मलिक याकूत को उच्च पद प्रदान किया। रजिया सुल्तान की इन गतिविधियों से अमीर समूह नाराज हुए और उनकी नाराजगी को अगर हम देखें तो यही रजिया सुल्तान के मौत का कारण बना फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं। रजिया के शासनकाल में मुल्तान, बदायूं और लाहौर के सरदारों ने विद्रोह कर दिया। रजिया ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से विवाह किया। 1240 ईस्वी में कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ेंगे और देखते हैं कि उसके बाद का शासनकाल जो बैराम शाह के द्वारा हुआ, महमूद शाह के द्वारा हुआ, नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा हुआ। बोले कि 1240 से 1266 ईस्वी तक का जो शासनकाल था, वह गुलाम वंश में कोई विशेष महत्व का शासनकाल नहीं रहा फ्रेंड्स। बैराम शाह 1240 से 1242 टाइम लाइन को अगर हम देखें, टाइम लाइन का इतिहास में काफ़ी महत्व होता है फ्रेंड्स। टाइम लाइन को याद करने से आपको इतिहास के प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक चरण, कौन किसके बाद हुआ और काफ़ी दिलचस्प जानकारी मिलती है। इसलिए टाइम लाइन पर आप ध्यान देंगे। तो बैराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी, मसूद शाह 1242 ईस्वी से 1245 ईस्वी, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स बैराम शाह की बात करते हैं। बैराम शाह को इस शर्त पर गद्दी पर बैठाया गया कि वह शासन का संपूर्ण अधिकार नायब को सौंप दे और एतगीन को अपना नायब स्वीकार कर ले। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। बैराम शाह ने एतगीन को अपना नायब स्वीकार कर लिया और
1240 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक इल्तुतमिश वंश के कई अन्य शासक हुए। बोले तो कौन हुए फ्रेंड्स? तो बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद। तो मैंने बोला 1240 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक इल्तुतमिश वंश के कई अन्य शासक हुए, परंतु कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ सके। अमीरों ने सत्ता को नियंत्रित किया। यह स्थिति 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के सुल्तान बनने तक बना रहा। आगे का शासन, आगे का प्रशासन, आगे की गतिविधियां गयासुद्दीन बलबन के नाम जाता है फ्रेंड्स। और गयासुद्दीन बलबन ने 1266 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश का शासन प्रशासन संभाला फ्रेंड्स। हम लोगों ने इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा, हम लोगों ने इतिहास में आराम शाह को देखा, हम लोगों ने इतिहास में इल्तुतमिश को देखा, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान को देखा, उसके बाद बहराम शाह को देखा, उसके बाद मसूद शाह को देखा, नसरुद्दीन महमूद को देखा। तो इल्तुतमिश के बाद कोई भी शासक प्रशासक महत्वपूर्ण नहीं रहे गुलाम वंश में, ऐसा हम मान सकते हैं। बट 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक का जो काल था, गयासुद्दीन बलबन का काल था और अनेक प्रकार के काम हुए। सुल्तान की भावना को उन्होंने दिखाया, प्रजा के प्रति उन्होंने क्या क्या काम किए इसका वर्णन हम देखेंगे फ्रेंड्स। बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन की 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक। हम बात करते हैं फ्रेंड्स, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान था। बलबन इल्तुतमिश का दास था। उन्हें उल्गू खान के नाम से भी जाना जाता है। नसरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी थी। VBI क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नसरुद्दीन महमूद के बाद गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का 1266 ईस्वी में शासक बना। बलवान गुलाम वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। उसने चालीसा शक्ति को कम किया। चालीसा शक्ति के बारे में आप जानते हैं, इल्तुतमिश ने 40 व्यक्तियों की चालीसा गठित की थी और कुल मिलाकर इल्तुतमिश के शासनकाल में इस चालीसा के द्वारा शासन प्रशासन चलाया जाता था। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चालीसा की शक्ति को किसने कम किया? बलबन ने कम किया। पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। वह दिल्ली सल्तनत के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे। उनके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की छाया, जील ए इलाही और दैवीय अनुग्रह निवेयत ए खुदाई के प्राप्त करता थे। उन्होंने फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की। वह राजत्व के फारसी दरबार प्रतिरूप में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने जिले इलाही का शीर्षक अपनाया। इसका अर्थ ईश्वर की छाया है। कहने का मतलब उनके अनुसार सुल्तान ईश्वर की छाया है। किसके अनुसार? राजत्व के फारसी दरबार प्रतिरूप के सिद्धांत के अनुसार। खुद को नासिर अमीर उल मोमिन खलीफा का दाहिना हाथ कहा। उसने दीवान ए विजारत वित्त विभाग को दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से अलग कर दिया फ्रेंड्स। गयासुद्दीन बलबन ने कठोर अदालती अनुशासन और सज्जा और पायबोस
सुल्तान के पैरों को चूमना जैसे नए रीति रिवाजों की शुरुआत की। बीबिया क्वेश्चन, टॉप ग्रेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। राजा की परम शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने सिजदा को राजा के लिए समान अभिवादन के रूप में पेश किया। यह राजा के समक्ष साष्टांग प्रणाम को संदर्भित करता है। बीबीआई लाइन्स फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पैबोस की बात, सज्जा की बात, सुल्तान के पैरों को चूमने की बात। सुल्तान में ईश्वरीय शक्ति का वास होता है। सुल्तान ईश्वर की छाया होते हैं। वित्त विभाग, सैन्य विभाग आदि का गठन सारे के सारे गयासुद्दीन बलबन के नाम जाता है। फ्रेंड्स, गुलाम वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक। आगे हम बढ़ेंगे। कैकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी। फ्रेंड्स, कैकुबाद गयासुद्दीन बलबन का पोता था और 1287 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कैकुबाद ने 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। 1290 में एक स्ट्रोक से कैकुबाद की मृत्यु हो गई। उसके 3 साल के बेटे शमसुद्दीन की उम्र, कहीं कहीं इतिहास की किताबों में कैमूर भी लिखा हुआ है। अधिकांश जगह क्यूमर्स नाम को आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो 1290 में एक स्ट्रोक में कैकुबाद की मृत्यु हो गई। उसके 3 साल के बेटे क्यूमर्स को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया और क्यूमर्स की हत्या जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा की गई थी। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था और इस प्रकार मामलुक वंश गुलाम वंश के स्थान पर खिलजी वंश की स्थापना हुई और क्यूमर्स की हत्या में शामिल जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक बने। इतिहास भरा पड़ा है राजनीति से, कूटनीति से, भीतरघात से, अपने और पराये की इसमें कहीं कोई तुलना नहीं की गई है। जहाँ जिसको मौका मिला उसने शासक बनने के लिए अपने अपने का खून बहाया और इतिहास पढ़ना चाहिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना चाहिए और देश के विकास में, देश की राजनीति में इसका बहुत ही महत्व है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट डे हम वो याद करेंगे आपको खिलजी वंश की स्थापना के साथ और खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी और बहुत सारे जो शासक इसमें शासक प्रशासन किए हैं उनके बारे में हम बताएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ तक एमसीक्यू की बात है तो मैं चाहता हूँ कि पूरे का पूरे गुलाम वंश का 1 लाइनर हो या जो भी जानकारी हो, 2 लाइनर हो, 3 लाइनर हो, कम से कम में संपूर्ण जानकारी आपको दूं और साथ ही साथ एक बहुत ही उम्दा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का एक सिलसिला लाऊं जो लगभग 200 क्वेश्चंस का होने वाला है। फ्रेंड्स, वह मैं आपको दिल्ली सल्तनत के अंत में दूंगा और उसके बाद हम बढ़ेंगे मुगल साम्राज्य की तरफ। बाबर से लेकर 1526 में फ्रेंड्स और 12 इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।